गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम जो पढ़ रहे थे कल, जो अपने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था रेखा गणित से संबंधित। और रेखा गणित में अपने जो प्रमेय हल की थी वो की थी अधिक कोण प्रमेय। अभी जो पढ़ने वाले हैं आप न्यून कोण प्रमेय पढ़ेंगे। कल मैंने आपके लिए छोड़ के भी गया था कि आप इस न्यून कोण प्रमेय को थोड़ा सा आगे हल करना, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने हल भी किया होगा। ठीक है, तो न्यून कोण प्रमेय क्या थी? देखो, न्यून कोण प्रमेय जो थी वो थी, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, जहां कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, आपने इसमें यह भी दे रखा है कि एडी एक लंबवत खींचा किसके ऊपर? बीसी पे, तथा एडी लंबवत है किसके साथ? बीसी के साथ में। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? देखो, आपको प्रश्न में सिद्ध करना है क्या कि AB स्क्वायर कि AC स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD। यह आपको प्रश्न में क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, आप रचना इसमें कर रखिए, उपपत्ति में चलेंगे। देखो कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आपको पता है त्रिभुज ABC में आपने जब AD लंबवत किया BC के साथ में, तो यहां दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक तो बन गया त्रिभुज ADB, यहां लिखोगे चूंकि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो आपने पढ़ा भी है समकोण त्रिभुज के लिए कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। देखो अलग अलग दो त्रिभुज हैं, दोनों पे अपन पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो त्रिभुज ADB से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा किसके? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो यहां से जब बताओ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो यहां से AB स्क्वायर बराबर होगा किसके? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ठीक है, अब आप यहां से निकालना चाहिए तो AD स्क्वायर का मान निकाल लें तो क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पहले से इधर कोण है AB स्क्वायर और ये BD स्क्वायर इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा? माइनस का। सर AD स्क्वायर का मान ही क्यों निकाला? बेटा प्रश्न में हमारे पास कहीं भी AD स्क्वायर का मान नहीं है। इसका मतलब ये AD स्क्वायर जो मान है वो एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे? जब भी अपने पास दूसरे समकोण त्रिभुज में समीकरण बनेगा या फिर अपने पास जो भी मान आएगा उस मान में जहां AD होगा ना उसकी जगह ये मान रख देंगे। तो ये मान रखते हैं, ये AB और BD में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन हट जाएगा? AD हट जाएगा। ठीक है, दोबारा तो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा ADC। और इसमें क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर होगा किसके? AC स्क्वायर बराबर होगा किसके? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने कर लिया। फिर इसके बाद अब देखो बेटा, समीकरण 1 से आप AD स्क्वायर का मान ये जो है वो यहां रख सकते हैं, तो रख दो। यहां से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर किसके? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर क्या मान रखने वाले हैं? AD स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, और प्लस CD स्क्वायर। अब यहां से आपके पास कौन कौन से मान तो जो आपको प्रश्न में चाहिए? AC स्क्वायर चाहिए, AB भी और उसके साथ में BD भी। इसका मतलब वो CD नहीं चाहिए, उस CD को चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे? देखो चित्र में देखो, उसको पता चलेगा आपको क्या कैसे चेंज करना है। मैं इस CD स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये CD है? इसको मैं चेंज करने के लिए कंप्लीट BC में से क्या घटा दूं? BC। क्या बताया मैंने कि CD का मान ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा? कंप्लीट जो BC है उसमें से क्या घटा दूं? BD। तो यहां लिख दिया मैंने BC माइनस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको हल करेंगे आगे तो AC स्क्वायर बराबर होगा किसके? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बताओ भी, कल मैंने आपको बताया था त्रिकोण त्रिभुज प्रमेय जब बताई थी, उसके बाद में न्यून कोण प्रमेय भी कहा था, उसमें A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ A माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, A स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और माइनस 2BC गुणा BD।
ठीक है। यहाँ बी डी स्क्वायर माइनस का, यहाँ बी डी स्क्वायर प्लस का है, दोनों कट गए, क्या बच गया मान, जो मान बच गया वो अपना उत्तर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc गुणा बी डी। और यही आपको प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये अपनी हो गई न्यून कोण प्रमेय, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू इसमें है नहीं। ठीक है, इसके बाद में जो आगे प्रमेय आने वाली है वो प्रमेय है 11.13 प्रमेय। और 11.13 प्रमेय क्या है, देखो 11.13 जो प्रमेय है वो प्रमेय है बड़ी आसान प्रमेय है, लेकिन उससे संबंधित खूब सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, क्या प्रमेय है, देखो प्रमेय में कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, ऐसे हैं जो समरूप हैं। कैसे हैं, दो त्रिभुज जो एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। जैसे मैंने बना लिया, एक तो हो गया त्रिभुज एबीसी और एक हो गया त्रिभुज डीईएफ। क्या हो गया, डीईएफ। दो त्रिभुज हैं, आपको प्रश्न में दे रखा है, क्या दिया है क्या कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसकी, त्रिभुज डीईएफ के। अब आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, वो आगे अपन लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल एबीसी का, क्षेत्रफल डीईएफ का बराबर होगा किसकी, संगत भुजाएं। तो बताओ बेटा, संगत भुजा AB के संगत इसमें कौन सी है सर, DE है, तो DE और इन दोनों का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई जरूरी है कि यही संगत भुजा हो, ये भी हो सकती है, इसका मतलब BC, तो BC के संगत कौन सी है फिर, और EF, तो EF का स्क्वायर। फिर आप यहां से देखोगे तो AC, तो AC का स्क्वायर और इसके संगत कौन सी है, DF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होती है, बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। रचना आप करोगे, रचना के लिए क्यों करोगे, क्योंकि रचना आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई सूत्र, और उसमें ऊंचाई चाहिएगी, तो ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, इसके साथ 90 डिग्री बना लोगे, ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा DQ। ठीक है, इसका मतलब AP लंबवत BC तथा DQ लंबवत EF खींचा, ये आपकी रचना हो गई। फिर इसके बाद में आप उपपत्ति में आओगे, तो उपपत्ति में आप इसको कैसे हल करने वाले हैं, देखो पहले आपको दिया है क्या है कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। अब जब समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाएं, संगत कोण तो बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। इसका मतलब AB बटावा DE बराबर होगा किसके, BC बटावा EF बराबर होगा किसके, AC बटावा DF के। आप इसको समीकरण 1 नाम दे देना। कारण क्यों लिखा मैंने कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब इसके बाद में इसको आगे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, अब जब मैंने समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का एक रेखाखंड, जिसको हम क्या बोलते हैं लंब डाल लिया मैंने, तो आप यहाँ से देखोगे कि जो त्रिभुज थे वो अलग अलग भागों में विभाजित हो गए, डिवाइड हो गए। क्या क्या हो गए, एक तो बन गया त्रिभुज APB और एक बन गया DQE। इन दो त्रिभुजों को आप इनको भी कर सकते हैं कि APC और DQF, कोई से भी दो त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज APB व त्रिभुज DQE से, और इन दो में आप समरूप सिद्ध करोगे तो कोई भी दो कोण बराबर कर दो। एक तो आपको पता है APB बराबर है किसके, कोण APB बराबर है किसके, कोण DQE के। क्यों भाई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होंगे। फिर उसके बाद में कोण A बराबर है किसके, कोण E के। क्यों, आपको दिया है कोण A बराबर, सॉरी कोण B बराबर है किसके, कोण E के। कोण B बराबर है किसके, कोण E के। क्यों दे रखा है प्रश्न में, तो आप कौन से समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से त्रिभुज APB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज APB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DQE के। आपको पता है, अभी बताया मैंने कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। यहाँ से APB और DQE समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं AB बटावा DE
बराबर होगा किसके, AP बटावा DQ के। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 और 2 को आप देखोगे, समीकरण 1 में AB बटावा DE और समीकरण 2 में AP बटावा DE। इसका मतलब ये चारों मान आपस में क्या हो जाने हैं, बराबर हो जाने। तो यहां से मैं लिख दूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा सर, 1 व 2 से हो जाएगा AB बटावा D बराबर BC बटावा DQ, BC बटावा EF बराबर हो जाएगा AC बटावा DF और बराबर हो जाएगा AP बटावा DQ। आप अच्छे से देखना, AP बटा DQ का जो मान है वो AB बटावा DE के बराबर है, जबकि AB बटावा DE का मान किसके बराबर है, BC बटावा EF और AC बटावा DF। तो मैंने क्या किया, इन चारों मानों को आपस में क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब ये इसको समीकरण नाम दे दिया मैंने 3। अब आपको प्रश्न में इतना हल क्यों करना पड़ा, इसका जवाब मैं आगे देने वाला हूं आपको। अब आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कर लो। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, तो यहां से आप हल करने वाले हैं तो 1/2 गुणा ABC का आधार क्या है, BC है सर, ऊंचाई क्या है, AP है, बटावा 1/2 DEF का आधार क्या है, EF है सर, और ऊंचाई क्या है, DQ है। 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाना है किसके, BC बटावा EF गुणा AP बटावा DQ। ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए। अब आपको पता है समीकरण 3 में देखो, AP बटा DQ जहां है उसकी जगह या तो मैं रख सकता हूँ AC बटा DF, या रख सकता हूँ BC बटा EF, या फिर रख सकता हूँ AB बटा DE। क्यों, सारे मान आपस में बराबर है तो रख सकते हैं। अब रखना क्या है, यहाँ पहले से कौन है, BC बटा EF, तो इसकी जगह फिर मैं क्या रखूंगा, BC बटा EF। क्यों, AP बटा DQ के बराबर कौन है, BC बटा EF। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा किसके, BC बटावा EF गुणा BC बटावा EF। आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC से गुणा होगा BC का स्क्वायर और EF से गुणा होगा EF का स्क्वायर। कंप्लीट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है सर। यहाँ BC बटा EF है, इसकी जगह मैं AB बटा DE भी कर सकता हूँ, AC बटा DF भी कर सकता हूँ। कर सकते हो सर, क्यों, बराबर है सारे मान। AP बटा DQ भी कर सकता हूँ। तो ये तीन तो इस त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं हैं। इसका मतलब आपका जो प्रश्न कह रहा था आपको संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी में यदि मैं आपको एक प्रश्न और पूछूं, क्या कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यहां से हल कर सकते हैं। कैसे, संगत ऊंचाई कौन कौन सी है, यहां से AP है इसकी, और इसकी कौन सी ऊंचाई है, DQ। तो यहां से आप जहां भी BC बटा EF आ रहा है वहां क्या कर सकते हैं, AP बटावा DQ। क्यों, BC बटा EF के बराबर कौन है, AP बटावा DQ। तो आराम से हल कर सकते हैं। ऐसे ही हल करना है। यदि यही प्रश्न संगत ऊंचाइयों के बारे में आपको पूछता है, यही प्रश्न यदि आपको संगत भुजाओं के बराबर अनुपात के बराबर पूछता है, तो आप इसको ऐसे हल करेंगे। यदि यही प्रश्न आपको पूछ ले कि संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। इसी तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। यहां तक हल करने के बाद में लास्ट में जो आपने AP बटा DQ का मान चेंज किया, उसकी जगह आप ये मान चेंज नहीं करके क्या कर दोगे, BC बटा EF की जगह मान चेंज कर दोगे। और BC बटा EF किसके बराबर है, AP बटावा DQ के। तो जहां BC बटावा EF होगा वहां क्या रख दूंगा, AP बटावा DQ। AP से गुणा होके AP स्क्वायर हो जाएगा, DQ से गुणा होके क्या हो जाएगा, DQ स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AP स्क्वायर बटावा DQ स्क्वायर। और AP क्या है, ऊंचाई है, DQ क्या है, ऊंचाई। तो इसी प्रमेय को अपन इसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं। क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसी में एक प्रमेय और आएगी, क्या आएगी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, कोई चेंज नहीं करना है। इसमें आप एक माध्यिका डाल लेना।
इसमें भी आप एक माध्यिका डाल लेना। माध्यिका का मतलब क्या होता है बताया था मैंने कि त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया ऐसा रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को दो समान भागों में क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका हो गई, मतलब बराबर करेगी। आप इसमें देखोगे ये भी इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे आप इसको हल करने वाले हैं तो ध्यान रखना, त्रिभुज अपन ने यहां तो लिया था ए पी बी और डी क्यू ई, उसमें क्या लेना है ए पी, इसको मैं नाम दे देता हूं एम और इसको नाम दे देता हूं एन, ए पी एम और डी क्यू एन। वहां क्या करना है कि आपको पता है ए एम डी क्यू बराबर होंगे भाई, ए एम सॉरी ए पी और डी क्यू तो आपने यहां सिद्ध कर ही दिया ना, तो फिर बचा कौन सा, ये वाला। आप वहां से प्रमेय लगा के इसको हल कर सकते हैं। यदि आप हल कर सकते हो तो आप जरूर हल करिएगा, क्या यही प्रश्न है। और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर करना है। यदि आप हल कर लेते हो, यदि थोड़ा दिमाग लगा के हल करोगे तो हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप वीडियो को जब भी देखें तो कमेंट जरूर करें, कल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो अपन प्रमेय पढ़ चुके हैं इस प्रश्नावली की, इसके आगे इन प्रमेयों से संबंधित प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को अपन क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखो किस प्रकार से अपन हल करेंगे। देखो भी प्रश्नावली है 11.4 और 11.4 में अपन प्रश्न क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखो क्या है 11.4 पर में, देखो अब इन्हीं प्रमेय से संबंधित प्रश्न आपको आगे मिलने वाले हैं। तो कैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 1 है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9। तो बताओ समरूप है और भुजाओं का अनुपात है, इसका मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बेटा बताओ। अभी मैंने एक प्रमेय आपको बताई है, क्षेत्रफलों का अनुपात। सर क्षेत्रफलों का अनुपात तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना, उसका वर्ग होता है। इसका मतलब 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग कितना, 81। जब आप इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 16:81 आएगा। जबकि आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी 4 अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात भी 4:9। तो बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो? नहीं। यदि आपको दे रखा है कि भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो आप क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए भुजाओं का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो जो अनुपात आएगा वो उसका अनुपात रहेगा। आपको इसी प्रश्न में पूछेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो भुजाओं के लिए उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4 और 81 का कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार इसी में अगर आपको ऊंचाई के लिए कहे तो भी आप इसको हल कर सकते हैं और माध्यिका के लिए कहे तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं और कर लेना, इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है, आप आराम से हल कर लोगे। देखो पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा। दो त्रिभुज क्रम से एबीसी क्षेत्रफल दे रखे हैं, AB स्क्वायर 9 तो एबीसी सर्वांग सम हो गया क्या DF के? बेटा एबीसी सर्वांग सम कब होगा DF के, पता है आपको, जब कोई भी एक संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। क्योंकि कोण तो समरूप त्रिभुजों के सारे बराबर होते हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो सर्वांग सम हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, लेकिन कोई से भी एक भुजा भी उनकी क्या होनी चाहिए, बराबर। यदि भुजा बराबर नहीं है तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या नहीं कर सकते अपन, सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जबकि आपको ये तो पता है कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनको आप समरूप कह सकते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे तीसरा प्रश्न है इसका कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है क्या? बताओ कि दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, या फिर आप कहोगे कि उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर, या फिर कहोगे कि माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो कथन सत्य है। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न, क्या है कि त्रिभुज एबीसी और AXY समरूप हैं। दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा दे रखा है AXY।
ए बी सी और एक दे रखा है ए एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स वाई, दो त्रिभुज दे रखे हैं और दोनों त्रिभुज में आपको क्या कर रखा है कि ए बी सी समरूप है किसके, ए एक्स वाई के, ए बी सी समरूप है किसके, ए एक्स वाई के। तो आपको पता है प्रश्न में दे रखा है, तो एक्स वाई व बी सी समपाती भुजाएं हो सकती हैं, बताओ भी, एक्स वाई और बी सी समपाती भुजाएं हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि जो इसका तीसरा शीर्ष बच गया दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। आप कैसे निकालोगे इसको, देखो कैसे निकालोगे आप इसको, आपको दे क्या रखा है कि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए एक्स वाई के। अब समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, ए बी स्क्वायर बटावा ए एक्स स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटावा एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटावा ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको प्रश्न में यह भी कह रखा है कि जो समरूप त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल जो है आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है किसके, एरिया ऑफ ए एक्स वाई के, क्या है, बराबर। मतलब इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। प्रश्न में कह रखा है क्या कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब यहाँ ये कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, एक बचेगा और यहाँ से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बटावा ए एक्स स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटावा एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटावा ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो प्रश्न में पूछा है वो कौन कौन सी भुजाओं के बारे में पूछा है, एक तो बी सी भुजा के बारे में और एक पूछा है एक्स वाई के बारे में। तो आप बी सी और एक्स वाई वाला अनुपात ले लेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ तो क्या बच गया, एक, और यहाँ बी सी स्क्वायर बटावा एक्स वाई स्क्वायर बटे में एक वज्र गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर। हल करोगे BC बराबर क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। BC के बराबर XY है, इसका मतलब BC और XY क्या है, समपाती है, बराबर है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इससे आगे जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, प्रश्न आपको दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ध्यान रखना इस प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न अब की बार मेन एग्जाम 2020 की एग्जाम लगी थी उसमें आपको पूछा गया था, जिसमें आपको कहा गया था कि दो त्रिभुज हैं जिनमें आपको दो त्रिभुज हैं जो आधार, जिनका आधार BC समान है और उसमें आपको क्षेत्रफलों का अनुपात जो पूछा था वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर पूछा था। तो उसको आप किस प्रकार उसी से संबंधित एक प्रश्न जो भी आगे अपने पास आने वाले हैं और उनको अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आएगा भी जस्ट प्रश्न, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न अब की बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था। तो प्रमेय बड़ी अच्छी है, इस प्रमेय से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लेता है। या तो आपको 3 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा या फिर एक ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि अनुपात ये है भुजाओं का, तो क्षेत्रफलों का क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा और किस प्रकार आपको उसको हल करना है। देखो प्रश्न आगे क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये हो गया ABC और ये हो गया DEF। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है DEF के। इनके क्षेत्रफल क्रम से, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, हमारी लाइव 39 रिकॉर्डेड है, तो वन सिस्टम खराब है। बे नीचान से बाद में करिए, अगर मैं क्लास साल ही तो बाद 10 मिनट की ओर से बाद में करवा दी, ठीक।
चलो जी, तो ये आपको दे रखा है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 64 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 121 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको ईएफ भुजा कितनी 15.4। अब आप दोनों त्रिभुज यदि ऐसा आपको समरूप लिखा हुआ है तो आप यहां से देख के पता करेंगे कि ईएफ के संगत भुजा कौन सी है। बताओ बेटा, यहाँ ई और एफ दोनों आ रहे हैं कंटिन्यू, मतलब इसका ईएफ के संगत भुजा कौन सी होगी, बीसी। और तो फिर आपको यहाँ से बीसी का ही मान क्या करना है, फाइंड करना है। बीसी का मान ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करोगे, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मान दे रखा है, इसका मतलब प्रमेय अपनी जो लगनी है कि दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो कैसे आप हल करेंगे, प्रमेय लिख देंगे, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है या समानुपाती होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर होगा, संगत भुजाएं कोई सी भी हो सकते हैं, ए बी डी के होगी, बी सी ई एफ के होगी, ए सी डी एफ के। अब आपको जो मान दे रखा है वो वाली भुजा आप ले सकते हो। तो एक तो बी सी और एक ई एफ, इन दोनों का मान दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। यहाँ से आप मान रखोगे ए बी स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना है बेटा 64 है, तो यहाँ 64 लिख दिया। एरिया ऑफ डी ई एफ यहाँ हो जाएगा 121 बराबर, यहाँ हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ई एफ का मान कितना है 15.4 का स्क्वायर। अभी यहाँ से आप थोड़ा सा आगे ध्यान देना, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि साहब ये 64 बटा 121 हो गया, बीसी स्क्वायर है ही 15.4 का स्क्वायर कर दिया, फिर वज्र गुणा करवा दिया, फिर हल कर लिया। ध्यान रखना, प्रश्न को एक हल कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि आप उसको किस प्रकार दिमाग में हल कर रहे हैं और एक होता है कि आप उसको जैसा प्रश्न है वैसे के वैसे ही हल कर रहे हैं। यदि आप इस प्रश्न को यदि ऐसे हल करने वाले हैं ना कि 64 बटा 121 और ये बीसी स्क्वायर 15.4 का इधर वर्ग कर लिया, दो वज्र गुणा करवाया और फिर हल किया, तो बड़ी समस्या आने वाली है। आप प्रश्न को देखें, इधर दोनों पक्षों में वर्ग है, इसका मतलब इस वर्ग को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का क्या कर सकता हूं, अंडर रूट कर सकता हूं। और अंडर रूट करते क्या होगा कि ये वाले दोनों मान भी क्या है बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा 64 बटावा 121 और इधर क्या हो जाएगा बीसी बटावा 15.4। ना तो हमें 15.4 का वर्ग करना पड़ा और इधर जो ये मान बड़े थे वो भी अब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। 64 का वर्गमूल कितना 8, 121 का 11 बराबर बीसी बटावा 15.4। अब करो इसको वज्र गुणा करके हल, तो क्या होगा 11 बीसी बराबर 8 गुणा 15.4। यहां से बीसी बराबर क्या आएगा 15.4 गुणा 8 बटे हुए 11। हल करोगे 11 एकम 11, 4 बच गए, 11 चौके 44। बीसी बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुणा 8, 14 संख्या 98, 14 × 112, एक अंक के बाद में दशमलव एक अंक कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया, संगत भुजा ईएफ का मान, सॉरी बीसी का मान कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। आपको यहां से उत्तर का भी पता चल जाएगा कैसे कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है तो उसकी भुजाएं भी छोटी आएंगी, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा है तो उसकी भुजा बड़ी आएगी। अब ईएफ बड़ी है किससे, बीसी से, इसका मतलब अपना उत्तर सही है 11.2 मात्र क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे जस्ट आगे वाला जो प्रश्न है, अब की बार जो आपका बोर्ड एग्जाम लगा था 10वीं क्लास का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न क्या है कि प्रश्न में कह रहा है कि एक समान आधार बीसी, मतलब आधार जो है वो समान है, कैसा है बीसी है। बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। ये बीसी आधार हो गया, इस पे एक त्रिभुज ऊपर की तरफ बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, ये हो गया एबीसी, ये हो गया डीबीसी। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए। अब आप इसको हल करने वाले हैं। अब इसमें एक प्रश्न आपको ऐसे भी कहेगा क्या कि ये बीसी आधार के दोनों त्रिभुज जो है वो विपरीत और स्थित है। और एक प्रश्न में आप इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं बेटा, इस प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। जैसे अपन इसको हल करेंगे तो AD
और ये BC दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आधार BC है, तो इस पे जब आपको प्रश्न में कहे नहीं तो आप ऐसे भी उसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं। ये तो हो गया ABC, और इसी आधार पर एक त्रिभुज और बनाना है, ये हो गया DBC, और ये दोनों AC और BD कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर, और मैंने एक को किससे मिला दिया, D से मिला दिया, ठीक है। तो इसमें भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न में आपको यदि ऐसा कहता है कि BC आधार के एक ही ओर स्थित है, यदि BC आधार के एक ही ओर स्थित है तब तो ये चित्र बनाना अनिवार्य है। यदि कहे कि BC आधार के विपरीत ओर स्थित है तब ये चित्र बनाना अनिवार्य है। और यदि प्रश्न में ऐसा कुछ ही नहीं कहे ना तो आप इस चित्र से भी इसको कर सकते हैं और इस आकृति से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल करेंगे अपने इस प्रश्न को। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये आकृति है, ठीक है। अब ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करना है। पहली बात तो दिया क्या है, समान आधार, 3 नंबर का प्रश्न आया था, समान आधार BC पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC स्थित है और विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद, मतलब AD और BC कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा किसके, 1/2, आपको सिद्ध करना है, क्या दे रखा है, AO बटावा DO, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। उपपत्ति में आप चले रचना करेंगे थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की जहां बात होगी इसका मतलब ऊंचाई भी चाहिए, और ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, सम्मुख शीर्ष से एक सम्मुख भुजा पर क्या डाल लेंगे, लंब डाल लेंगे। इसका मतलब मैं यहां से इस भुजा BC पर ये AP लंबवत हो गया किसके साथ, BC के साथ, और यहां से एक लंब डाल लेता हूं और ये हो गया DQ, ठीक है। क्या किया मैंने रचना में, रचना में मैंने किया कि AP लंबवत BC तथा DQ लंबवत BC खींचा। आप उसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्या करेंगे कि AP लंबवत BC, जो BC है उस पे AP क्या कर लिया, लंब डाल लिया, तो यहां से और ये इस पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लंब डालोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, मैं भी बताऊंगा आपको। जस्ट एक बार इस प्रश्न को अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। AP लंबवत BC और DQ लंबवत BC अपन ने खींच लिया। अब आप चलोगे उपपत्ति में, देखो आप इस प्रश्न को कैसे हल करने वाले हैं। त्रिभुज ABC में देखो ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसमें ये इसकी ऊंचाई हो गई, जबकि अपन को ऊंचाई वाला मान नहीं चाहिए, एक तो क्या चाहिए AO और एक क्या चाहिए, DO चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, अपन करेंगे कि त्रिभुज AOP और DOQ, त्रिभुज AOP व त्रिभुज DOQ से, और इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, समरूपता नियम लगाएंगे। कैसे, ये कोण 90 है, ये कोण 90, इसका मतलब कोण APO बराबर होगा किसके, कोण DQO के, क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में AOP, कोण AOP बराबर होगा किसके, कोण DOQ के, क्यों, ये शीर्षाभिमुख है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण जानते हो ना, ये शीर्षाभिमुख, दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब AA समरूपता नियम से, कौन से नियम से, AA समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP समरूप हो जाएगा। ध्यान रखना, AOP समरूप हो जाएगा किसके, DOQ के, किसके, DOQ। समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, समरूप त्रिभुज होंगी, और संगत भुजाएं समानुपाती, तो यहां से AP बटा DQ, क्यों 90 डिग्री वाली भुजा है, ऊंचाई है, और यहां से हो जाएगा AO AP बटा DQ बराबर हो जाएगा AO बटा DO, और ये हो गया समीकरण नंबर
एक इसको अपन ने नाम दे दिया। अब आपको क्या सिद्ध करना था, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। हल करोगे 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है बताओ, BC है समान आधार, BC गुणा ऊंचाई क्या है AP बटा हुआ 1/2 गुणा इसका भी आधार BC रहेगा और ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगी DQ। 1/2 से 1/2, BC से BC कट गया, क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा किसके, AP बटा हुआ DQ के। जबकि अपन को तो AP बटा DQ के बराबर नहीं करना, AO बटा DO के बराबर करना है। तो समीकरण 1 में देखो बेटा AP बटा DQ किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर समीकरण 1 से क्या कर सकते हो इसकी जगह AO बटा हुआ DO। क्यों, क्योंकि AP बटा DQ बराबर है किसके, AO बटा हुआ DO के। और यही प्रश्न में आपको सिद्ध करना था और ये प्रश्न 3 नंबर का एग्जाम में आया था, अभी आया था जस्ट जो आपकी तत्कालीन एग्जाम है ना, जो 10वीं क्लास की एग्जाम लगी थी उसमें ये 3 नंबर का प्रश्न आया था। अभी बात कर रहे थे उस प्रश्न की कि साहब उसको कैसे हल करेंगे। यदि मान लो सर प्रश्न में आपको ऐसे दे दे कि ये जो आधार BC के है ना एक ही और स्थित है तो कैसे हल करेंगे, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब इसकी क्या निकालनी होगी, ऊंचाई निकालनी होगी। और ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, देखो कोई भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, सम्मुख भुजा पर लंब आप डाल लेंगे। और किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, चलो इसको एक बार थोड़ा सा मैं मिटा के बता देता हूँ। ये जो रहेगा वो तो रहेगा, ये जो दिया हुआ है मान, ठीक है, आप फिर कर लेना उसको, मैं बता देता हूँ। केवल रचना चित्र आकृति आपके सामने बना देता हूँ। जैसे ये, ठीक है, इसमें ये BC आधार है, ये A है, फिर आप इसमें त्रिभुज दूसरा बनाओगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा D, ठीक है। आपको बता रखा है कि AO AD और BC कहाँ काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं, ठीक है। वही आकृति बनेगी सेम, लंब डाल लेंगे, क्यों, ऊंचाई के लिए आपको 90 डिग्री कोण चाहिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ लंब डालेंगे, क्यों, ऊंचाई के लिए 90 डिग्री चाहिएगा। त्रिभुज बन गया A, ये दोनों O पर काट रहे हैं, AOP और DOQ, ठीक है, DOQ और AOP दोनों का आप सर्वांग वो समरूप सिद्ध कर लेंगे। समरूप सिद्ध करने के बाद में आपकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और सेम प्रोसेस रहेगा, केवल आकृति का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा प्रोसेस ऐसा कैसा रहेगा। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का चैप्टर था। इससे आगे जो प्रश्न होने वाले हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये जो प्रमेय मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी जस्ट प्रमेय आपको मैंने बताई है वो प्रमेय बड़ी मोस्ट प्रमेय है। उसमें से 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछता है। यदि 1 नंबर का नहीं पूछेगा तो उस प्रमेय से संबंधित आपको 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अब कहोगे सर ऐसा हमेशा ही थोड़ी होता है, बेटा हमेशा नहीं होता है, लेकिन सर के हिसाब से जो मोस्ट होता है ना वो सर बता दें। तो आप थोड़ा सा आगे ध्यान रखें, ठीक है। और जो हमारी क्लास है उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, ठीक है। धन्यवाद।